नमस्कार व्यूवर्स, मैं विनीत कारलू आपका स्वागत करता हूं समीक्षा न्यूज़ नेटवर्क में। जैसे कि आप सब जानते हैं, जो हमारा कश्मीरी पंडित समुदाय है, 31 साल हो गए विस्थापित हुए कश्मीर से, और आज आके कहीं ना कहीं अभी भी रिकॉग्नाइजेशन उनको नहीं मिला है। और आने वाले समय में क्या होने वाला है, दावा तो सारी पार्टियां करती है कश्मीरी पंडितों के लिए, पंडितों के समुदाय के लिए, मगर कहीं ना कहीं जो कश्मीरी पंडित समुदाय है वो हर एक पार्टी को, यानी कि केंद्र सरकार में जब भी कोई बहुमत से पार्टी वहाँ पे आई है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भाजपा हो, वो कटाक्ष उनके ऊपर हमेशा रखते रहे हैं और बोलते रहे हैं कि हमें सिर्फ वोट बैंक के लिए यूज़ किया जाता है। ये साफ तौर पर कश्मीरी पंडित समुदाय यही कहता आया है। और अभी मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ आपके समक्ष समीक्षा न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से करवाने जा रहा हूं राकेश हंडू जी को, जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा नाम है और कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए हमेशा से काम करते हैं, 89-90 से काम करते आ रहे हैं। आज उनसे वार्तालाप करेंगे आपके समक्ष, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपके सुझाव हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राकेश हंडू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप स्पोक्स पर्सन भी हैं और JKNUF के वर्किंग प्रेसिडेंट भी हैं जम्मू कश्मीर के, और आपने काफ़ी सारे काम किए हैं। जब आप गीता भवन में हमने आपको देखा है, बहुत जगह आपने काम किया है, कश्मीरी पंडितों की रजिस्ट्रेशंस के लिए आपने काम किया है, और आपने इलेक्शन भी लड़ी है। मैं चाहूँगा कि हमारे व्यूवर्स जानना चाहते हैं, कश्मीरी पंडित समुदाय जो है हमेशा से उसको वोट बैंक के लिए यूज़ किया जाता है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? सबसे पहले आपकी न्यूज़ चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे आज मौका दिया है बोलने का। देखिए, 90 में जब वहां से पलायन हुआ था, उस टाइम भी हमारी सबसे बड़ी गलती क्या थी कि हम लोग उस टाइम भी यूनाइटेड नहीं थे। कुछ लोग बेंगलोर चले गए, कुछ लोग दिल्ली चले गए, कुछ फरीदाबाद चले गए। तो अगर उस टाइम भी हम वहाँ से माइग्रेट होकर एक जगह पे बैठते, जैसे कि आजकल हम जनता मंतर पे जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो दिल्ली में या जम्मू में ही एक जगह हम सिलेक्ट करते और यूनिटी के साथ में एक जगह बैठते, तो हो सकता है कि वर्ल्ड का अटेंशन हमारी ओर जाता। आज अब जम्मू का उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जब भी जम्मू में कोई भी उस टाइम से लेके पॉलिटिकल पार्टी आई, तो उनके पास में फोकस एक ही जगह पे था, वो था जितने भी यहाँ पे माइग्रेंट कैंप्स थे। या आज भी अगर कुछ भी करना है, कश्मीरी पंडितों को दिखाना है, तो हमारे लिए एक ही कैंप है, वहाँ पे जगती पे चले जाते हैं। लेकिन आज हमारे ग्लोबली आप देख लीजिए, 4 लाख 4.5 लाख कश्मीरी पंडित बिल्कुल स्कैटर हो गए हैं। तो 90 में भी ऐसा नहीं है कि हमारे कश्मीरी पंडितों को सबसे पहले, मैं फेसबुक पे, ट्विटर पे रिमार्क देखता हूँ, कई लोग जिनको एक्चुअली हिस्ट्री नहीं मालूम है, बैकग्राउंड नहीं मालूम है, वो हमें कश्मीरी पंडितों को बोलते जी आप बुज़दिल थे, आपने वापस काउंटर क्यों नहीं किया लोगों ने जिन्होंने आपको मारा। मैं खुद इस चीज़ को आज ओपनली आपके सामने बोल रहा हूँ कि जब माइग्रेशन हुई थी, हमारा खून गर्म था, हम घर से बेघर हो गए थे, लोगों को वहाँ पे मारा जा रहा था, चाहे वो सतीश तिक्कू हो, चाहे वो टिकलाल टिपलू जी हो, या इतने लाखों लोग वहाँ पे हज़ारों लोग मारे गए। तो हमारे में भी अंदर एक जोश था कि हम भी जाएंगे, कम से कम हम अपने लिए, मतलब हमें कोई लड़ाई नहीं लड़नी थी, हमें कोई उग्रवाद नहीं फैलाना था, कम से कम एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री में हम लोग रह रहे हैं, तो एवरीबडी एज ए राइट टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ। तो उस टाइम पे हम लोग यहाँ पे मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कुछ RSS के यहाँ पे अधिकारी थे, उनसे भी मैं मिला, मैं इवन बाला साहब ठाकरे से भी मिल के आया हूँ महाराष्ट्र में। हम लोगों ने बहुत कोशिश की उस टाइम पे कि हमें भी कुछ सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ एम्यूनिशन दिया जाए। उस टाइम तो हम कॉलेज स्टूडेंट थे, हमारे पास फाइनेंसेस नहीं थे, तो बहुत स्ट्रगल किया है। अल्टीमेटली उस टाइम भी यही पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन हुई जो आज हो रही है। मतलब आज आपको लग रहा हो रही है? बिल्कुल हो रही है जी। मैं आपको उसका एक सीधा साधा उदाहरण दे रहा हूँ। मैं उससे पहले मैं आपसे एक सवाल मेरे दिमाग में है जो आपसे पूछना मैं चाहूँगा, क्योंकि एक शॉर्ट फॉर्म में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कश्मीरी पंडित जब से विस्थापित हुए हैं जम्मू में कश्मीर से, आज आके बोला जाता है कि कश्मीरी पंडितों को वापस बसाना है, अपनी लैंड पे ले जाना है, क्योंकि कश्मीर एक ऐसी धरती है जो मुस्लिम और कश्मीर की धरती है। पूरे भारत देश से, पूरे विश्व से लोग उस धरती को देखने आते हैं। जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता है और कश्मीर को ऋषियों का शहर कहा जाता है, और जम्मू कश्मीर जो है वो भारत देश का ताज है। मगर जब से विस्थापित हुए हैं कश्मीरी पंडित, क्या खोया उन्होंने और क्या पाया? विनीत जी, वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको क्योंकि पास में लेके जा रहा हूँ। आपने एक बहुत ही अच्छा सवाल मेरे से पूछा कि आप भी इस चीज़ को मानते हो कि पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन। दूसरी बात, आपने ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि हमारी वहाँ पे जड़ें हैं। ये पहला माइग्रेशन नहीं है, ये हमारा 7वां माइग्रेशन है।
और अनफॉर्चुनेटली पीछे जो हालात वहाँ पे हुए, केपी एम्प्लॉयज़ वहाँ से भाग के आ गए, जितने भी नॉन कश्मीरीज थे वहाँ पे उनको टारगेट किया गया और बिहारी वगैरह वहाँ से निकल के आ गए। तो मैं उसको इनडायरेक्टली ये बोलूँगा कि दिस इज़ द फेलियर ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट एंड 8th माइग्रेशन हैड हैपेंड, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली कहने का लॉजिक मेरा यही है कि जो पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन की आप बात कर रहे हो, मैं 90 से ही देख रहा हूँ पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन हमारी हो रही है। उसका आपका सीधा साधा उदाहरण है, आज अभी डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आई है। मैं भी डिलिमिटेशन कमीशन से मिलने गया था, मैंने उनको सुझाव 2 दिए थे। एक सुझाव मैंने उनको याद दिया था कि हमें पॉलिटिकल एम्पावर कर दो, हमें आप असेंबली में रिजर्व सीटें दे दो ऑन द बेसिस ऑफ जो हमारी पॉपुलेशन है वहाँ पे। लद्दाख में 2.7 लाख की पॉपुलेशन है, आपने उसको यूटी बना दिया। हम तो 4.5 लाख कश्मीरी विस्थापित हैं, बट लद्दाख में हमारे में ये फ़र्क है कि हम स्कैटर्ड हैं, वो एक जगह पे हैं। लद्दाख है, करगिल है, कुछ डिस्ट्रिक्टों में बटा हुआ है। तो तीसरा एक्सप्लॉयटेशन मैं आपको बताता हूँ। जब बीजेपी को वर्ल्ड वाइड ये दिखाना था कि कश्मीर में हालात ठीक है, जिसको ये बोलते हैं कि कश्मीर प्रोग्रेस कर रहा है, कश्मीर में क्या बोलते हैं चेंज हो रहा है, तो कश्मीरी पंडितों को स्कैपगोट की तरह यूज़ किया गया। जहाँ पे वहाँ लोकल बॉडीज़ के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ ने वहाँ पे ऑब्जेक्शन उठाई या प्रोटेस्ट किया या बाइकआउट किया, हमारे कश्मीरी पंडितों का वहाँ पे यूज़ किया गया और हमारे कश्मीरी पंडित, आई एम से सॉरी टू यूज़ दीज वर्ड, बेवकूफ़ चले गए और यूज़ हो गए पढ़ी लिखी का हमारी कम्युनिटी। वो वहाँ पे चले गए, आज उनको क्या मिला? राकेश पंडिता की डेथ हो गई, उसको मारा गया वहाँ पे। अजय भारती को वहाँ पे मारा गया है और बाकी जितने भी चूहे बिल्लों की तरह भाग के माइग्रेट होकर यहाँ पे आ गए। बिंद्रू जी तो चलो वहाँ रह रहे थे, मैं ये बता रहा हूँ कि बिंद्रू जी को मैं पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन नहीं कहूँगा, क्योंकि वो वहाँ पे उन्होंने कभी उन्होंने जेएंडके छोड़ा नहीं, कश्मीर को नहीं छोड़ा। मैं उन लोगों को सवाल पूछता हूँ, कहीं ना कहीं इनोसेंट किलिंग्स जो है वो तो हो ही रही है ना। नहीं, मैं वही तो बोल रहा हूँ ना कि क्योंकि जब गोली निकलती है बंदूक से, तो वो ये देख के नहीं निकलती कि हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। वो गोली है, और जो वो गोली चलाने वाला होता है उसका कोई मजहब नहीं होता। ये बात बिल्कुल आपकी सही है। प्रॉब्लम क्या है कि आज भी वहाँ पे वोट बैंक पॉलिटिक्स चल रही है। कोई भी वहाँ पे सीरियसली इस इशू को नहीं देखना चाहता है कि भाई आज अगर वहाँ पे लोकल भी मर रहा है। अभी 2 दिन पहले 2 पुलिस वाले मारे गए, इससे पहले एक पुलिस लोकल जेके पी गाड़ी पे हमला हुआ। मरता कौन है अल्टीमेटली? मैं चाहे हिंदू हो या माइनॉरिटीज़ की बात ना करूँ 2 मिनट के लिए, मरता तो कश्मीरी ही है। या हमारे आर्मी वाले मर रहे हैं या हमारे सीआरपी वाले मर रहे हैं, जो वहाँ पे बेचारे अपने, कोई बिहार से है, कोई उत्तराखंड से है, कोई झारखंड से, वो ड्यूटी करने जाते हैं वहाँ पे। और वहाँ पे भारत, कल मैं एक वीडियो देख रहा था, वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या हिंदुस्तान का झंडा वहाँ पे लाशों के ऊपर लपेट के आता है वहाँ से, चाहे वो वहाँ का लोकल पुलिस वाला हो जेकेपी का, चाहे वो वहाँ पे नॉन कश्मीरी हो, चाहे वो वहाँ का लोकल मुस्लिम हो। तो आज की डेट में इसके लिए मैंने नहीं देखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई सीरियसनेस है। आज की डेट में एक ही चीज़ है जी, किसी तरीके से हम पावर में आ जाएं। दिस गवर्नमेंट अनफॉर्चुनेटली हैज़ बिकम पावर क्रेजी, दे डोंट बॉदर अबाउट द ह्यूमन लाइफ। तो जो 70 साल में सरकारें रही हैं यहाँ पर, बीच में भाजपा भी थी, 1989 और 90 में भी थी भाजपा, केंद्र में सरकार थी उनकी, और उससे पहले कांग्रेस की सरकार आई, फिर उसके बाद में भी कांग्रेस की सरकार आई, मगर कहीं ना कहीं सिर्फ कटाक्ष भाजपा ही पे क्यों? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। भाजपा पे इसलिए कटाक्ष इसलिए था कि भाजपा जो क्लेम कर रही है कि हम लोग हिंदुत्व पे की पार्टी है, और दूसरी बात यह है कि भाजपा ने खुद सपने दिखाए हमें। 2014 में जब मोदी जी आए थे, उनके मैनिफेस्टो में ये था कि हम कश्मीरी विस्थापितों को वहाँ पे, ये तो पब्लिक डोमेन में है, मैं कोई घर से, या आपको भी पता, आप मीडिया से जुड़े हैं, उनके मैनिफेस्टो में ये था कि उन्होंने साफ तौर पे यही कहा था। 2014 के जब चुनाव थे, वो यहाँ पर कठुआ भी आए, काफ़ी जगह यहाँ पर रैलियाँ की, और जनता को संबोधित करते हुए सबसे पहले यही समुदाय जो है वो मेरे लिए प्रायोरिटी पे है, और मैं उनको वहाँ पे वापस बसा के रहूँगा कश्मीर में, उनको अपनी लैंड पे बिठा के रखूँगा। मगर कहीं ना कहीं आज तक 2022 भी आने को तैयार है, मगर कहीं ऐसा हमें देखने को नहीं मिला। और कश्मीरी पंडित, क्या, मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, क्या अपने आप को कश्मीर में जाकर सिक्योर समझते हैं? देखिए, उसके लिए हम लोगों ने इनको प्रपोजल दिया था, जो मैं डिलिमिटेशन कमीशन की बात कर रहा हूँ आपसे। तो मैंने उनको ये बोला था, जो हालात में हम वहाँ से निकले हैं, कश्मीरी पंडित उस टाइम पे, क्योंकि मैंने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ काम किया है वहाँ पे जगमोहन के टाइम पे, आई वाज पार्ट ऑफ एंटी सिक्योरिटी, जो भी वहाँ पे एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस चल रहे थे। तो उस टाइम पे ये हालत थी कि लोग, मतलब जो लोग बेचारे डाउनटाउन में या गांव में थे, कुछ लोगों को मौका मिला वहाँ से निकलने का, रात के अंधेरे में ट्रकों में, तरपालों में छुप के। कुछ लोग ऐसे थे कि जो दिन के मतलब उजाले में या रात के अंधेरे में नहीं निकल पा रहे थे, जिसके पीछे आज ये ब्लेम डाला जा रहा है कि जगमोहन ने वहाँ से निकाला है।
उस टाइम पे भी यही सिचुएशन थी, हम वो सिचुएशन नहीं चाहते। और दूसरा सवाल आपके माध्यम से मैं अपना पूछना चाहता हूँ कि अगर कश्मीरी पंडितों को वहाँ पे एक जगह पे रिहेबिलिटेट नहीं किया जा सकता है, 95% तो प्रॉपर्टीज़ लोगों ने बेच दी हैं, दे कैन नॉट गो बैक टू दोस एरियाज एंड वो मकान खाली नहीं हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर हम वहाँ पे एक जगह पे रहेंगे कि इट विल बी गुड फॉर सिक्योरिटी फोर्सेस ऑल्सो, कि कल को अगर आज बीजेपी सरकार में है, कल को और कोई सरकार आती है, या आज की डेट में जो वहाँ पे हालात हैं, कल को अगर वहाँ पे दोबारा हालात बिगड़ते हैं, तो कम से कम एक जगह पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर के लिए भी प्रोटेक्शन देना आसान है। आप मोहल्ले गली में जाके, क्योंकि हम जब कश्मीर में थे तो हमें ये बोला जाता था कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ हिंदुस्तान की फ़ौज है, हर कश्मीरी पंडित के पीछे आर्मी है, हर पंडित के पीछे कश्मीरी सीआरपी है, बीएसएफ है। लेकिन ये प्रैक्टिकली मैंने ग्राउंड पे वहाँ पे देखा है, आप गली कूचे में हर दरवाजे पे सिक्योरिटी वाला खड़ा नहीं कर सकते हो। इसीलिए हम जो बात कर रहे हैं, तो दूसरी बात ये कर रहे हैं कि अगर हमें वहाँ पे एक सेपरेट कॉलोनी नहीं दी जाए तो हम रहेंगे कहाँ वहाँ पे? मकान बेच चुके हैं लोग। तो इसीलिए हम लोग ये बोल रहे हैं कि एक हमारे लिए वहाँ पे अलग से जगह दी जाए। हमने इवन मैनिफेस्टो में भी ये 2 ऑप्शन दिए थे डिलिमिटेशन कमीशन को, या तो हमें रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी वहाँ पे दीजिए, वो नहीं हुआ। जो डिलिमिटेशन की रिपोर्ट अभी आई है, जिसके ऊपर भी अभी कंट्रोवर्सी चल रही है, तो अब इन्होंने जम्मू वर्सेस कश्मीर, कश्मीर वर्सेस जम्मू शुरू कर दिया, 22 से 22 को लड़ाना शुरू कर दिया। तो इनको किसी न करी से बाय हुक और क्रुक दे वांट टू बी इन पावर, दे हैव बिकम पावर क्रेजी, और इनको किसी की चिंता नहीं है, किसी की परवाह नहीं है। मगर हमारे यहाँ के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष तो बोलते चिंता ही नहीं करनी, और मगर कहीं ना कहीं जो आम नागरिक है उसको चिंता करनी पड़ रही है। वो इसलिए करनी पड़ रही है ना कि ये लोग बोल रहे हैं जी 50+50+ को मतलब ये है कि दे आर लीज बॉदर्ड अबाउट द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दे आर पावर। जो मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले चीज़ बोली है, दे आर मोर पावर क्रेजी। उनको पावर करना है, रूल करना है। किन पे रूल करना है? मैंने खुश नहीं है, यहाँ की पब्लिक पॉपुलेशन है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। मैं भी पिछले 32 साल से डेवलपमेंट्स की बात करते हैं, भाजपा की केंद्र सरकार बात करती है कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, जम्मू को हम स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, कश्मीर को हम बड़े बड़े रोड्स दे रहे हैं, रिंग रोड भी तैयार हो रहा है, यहाँ पर मैक्सिमम हो चुका है, उसके बाद फ्लाईओवर्स बन रहे हैं। बड़ा अच्छा सिनेरियो दिखता है, जब कोई बाहर से आएगा यहाँ पे उसको स्मार्ट सिटी दिखती है, आई लव जम्मू लिखा हुआ दिखता है, बहुत सारे काम हो रहे हैं। क्या उस डेवलपमेंट को लेकर आप खुश नहीं? विनीत जी, आप भी मीडिया में हैं, आप भी दिन भर घूमते हैं, मैं तो खैर इतना नहीं घूमता हूँ। यहाँ तो मेट्रो भी आने वाली है, मतलब इवन जो पीछे जुगल किशोर शर्मा जी ने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया, वहाँ पे तो बोल रहे हैं कि बस जम्मू और कश्मीर में रेलवे का मेट्रो तो आ ही रही है। इससे बड़ा डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में झूठ का क्या हो सकता है? ये तो उदाहरण ही तो पब्लिक डोमेन में। अभी उसमें टाइम लगेगा, अब उनसे कैसे गलती होगी, वहाँ पे उन्होंने कैसे बोल दिया, मगर कहीं ना कहीं वो प्रोजेक्ट जो है वो आने वाले समय में यहाँ पर फुलफिल होगा। ये ऐसा केंद्र सरकार की तरफ से वो गाइडलाइंस हैं पूरी कि मेट्रो जो है वो जम्मू में आएगी। मगर अब इमीडिएटली उन्होंने बोला तैयार होके सामने आ गई हैं, उन्होंने असेंबली में साफ तौर पे कहा, तो वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल उनके लिए बन गया। तो सारे मीडिया वाले उस चीज़ को लेकर फटाफट डिबेट्स करना स्टार्ट कर दिए, उन्होंने इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। मगर एक जेन्युइन चीज़ है, मेट्रो तो आएगी, मगर आज नहीं आएगी, 4 साल बाद आएगी, उसमें टाइम लगेगा। मेट्रो स्टेशन कोई मजाक नहीं है, मगर एक सहूलियत भी मिलेगी। जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, कलकत्ता है, मुंबई है, दिल्ली है, वैसे ही हम भी चाहते हैं जम्मू कश्मीर ठीक है तरक्की करे, मगर सबसे पहले जो हमारा नौजवान है यहाँ का, उसको कैसे देखते हैं जो बेरोज़गार है? विनीत जी, मैं आपको इस बात पे बिल्कुल दोबारा से कॉन्ट्रडिक्ट करता हूँ। ये स्टेटमेंट आप देंगे, मैं देंगे, तो इसको पब्लिक इतना सीरियस नहीं लेगा। अब मैं आपके साथ अभी डिबेट कर रहा हूँ या आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, इट इज़ ए कॉमन डिबेट बिटवीन ए पर्सन टू पर्सन, और मैं फ्रैंकली और ओपनली अपनी फीलिंग दे रहा हूँ कि एक elected MP of BJP is saying in parliament कि it is about to get finished। आप 4 साल बाद आएगी, 5 साल बाद, वही तो मैं जुमला किस लिए बोल रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर। पीछे अमित शाह जी आए, आपने अमित शाह जी का स्टेटमेंट देखा होगा पार्लियामेंट में, क्या बोल रहे हैं वो, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। मुझे उस टाइम पे हंसी इस बात की आ रही थी कि जो अपोजिशन पार्टीज वहाँ पे बैठे हैं, अजय रंजन चौधरी अपोजिशन के लीडर हैं, वो ये बातें सुन रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों को सबको 13,000 रुपये दे रहे हैं। ठीक है जी, ये भी बीजेपी ने दिया है। जो 6,000 पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज़ है, जिसमें से कुछ अभी हमारे भाई बहन कश्मीर में जॉब कर रहे हैं, ये भी हमने किया है। हम 2022 तक वहाँ पे लाइट आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जो इन्होंने 2014 में हमसे वादा किया था। तो दे आर, ये देखो बात क्या होती है विनीत जी, एकजुट। आज पब्लिक ही ये सब जानती है, एवरीथिंग इज़ ओपन। आज व्हाट्सएप, फेसबुक,
और सारी चीज़ें हैं पब्लिक डोमेन में हैं। 99.9% कश्मीरी पंडित जब अमित शाह जी का भाषण आया था पार्लियामेंट में, वो सारे क्रेडिट लेना चाहते थे जो पीएम पैकेज मनमोहन सिंह ने दिया है। आज जगती टाउन किसने बनाया है? आज जो माइग्रेंट थे, मैं तो 90 से जुड़ा हुआ हूँ, मैं तो ज़मीन पे काम किया हुआ है, मैं कांग्रेस ही नहीं हूँ। आप इस वीडियो के बाद देख लीजिए, आप कमेंट्स में नीचे लिखेंगे, कोई लिखेगा ये एंटी नेशनल है, कोई लिखेगा ये कांग्रेसी है। आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि अगर मैं एक इलेक्टेड सरकार से, मेरा हक है, डेमोक्रेटिक राइट है, मैं इलेक्टेड सवाल से सवाल पूछ सकता हूं, मैंने वोट डाला है, मैंने मोदी जी के लिए कैंपेनिंग की है। इवन जब जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए थे, इनके कैंडिडेट थे हब्बा कदल से श्री मोती कौल जी, मैं दिल्ली से यहाँ आया, मैं घर घर गया हूँ कि मोदी जी को वोट डालो, मोदी जी को वोट डालो। दिस इज़ नॉट ओनली राकेश हुंडू हु हैज़ डन, इवन गाजियाबाद में देख लीजिए, पूरे इंडिया में जितने भी हमारे माइग्रेंट कश्मीरी 4.5 लाख रह रहे हैं, वो सड़कों पर निकले हैं, वो घर घर गए हैं, उन्होंने कैंपेनिंग करी है, क्योंकि उनको लगा कि 2014 तक कांग्रेस की हम बात इसलिए नहीं करते हैं कि कांग्रेस, अगर कांग्रेस ने कुछ किया होता तो आज की डेट में कांग्रेस का टाइटैनिक शिप का हाल नहीं होता है। कांग्रेस मुक्त सरकार, भारत सरकार हो चुकी है। आज हम जो प्रेजेंट वहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आप 2014 से लेके 2021 आ गया है, आप बताइए, आपने कश्मीरी पंडितों के लिए एक चीज़ मुझे बता दीजिए, एक चीज़ कि उन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए किया है। ये क्रेडिट उस चीज़ का लेना चाहते हैं कि जो कांग्रेस ने किया है, जो मनमोहन सिंह की सरकार ने किया है, चाहे वो पीएम पैकेज हो, चाहे वो आज जगती में जो लोग रह रहे हैं, ये कांग्रेस ने किया है। आज जो ये 13,000 की बात करें, मुझे याद है जब ये गीता भवन में हम लोग आए थे तो ये अमाउंट शुरू हुआ था 500 रुपये से, जो धीरे धीरे करके जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती गई इंडिया में, आज ये 13,000 है। अब ये पिछले 7 साल से लोगों को एक सपना और दिखा रहे हैं कि हम इसको 20,000 करने वाले हैं। क्या कश्मीरी पंडित को 13,000 रुपये नहीं चाहिए? वी आर नॉट बेगर्स, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हमें रिहेबिलिटेट कीजिए अगर आप सीरियस हो, जो मुझे दिख नहीं रहा है ग्राउंड पे। मैं इसीलिए अपनी पॉलिटिकल पार्टी की बात थोड़ा साइड में रख के एज ए कॉमन कश्मीरी पंडित, बिकॉज 32 साल से मैंने देखा है, मैं अलग अलग स्टेट्स में रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन कन्फाइंड टू जम्मू कश्मीर ओनली। मैंने हाल देखा है लोगों का कि जो आशाएं मोदी जी से लगी थी वो निराशाओं में बदल गई। चाहे आप देख लीजिए, कुछ महीने पहले आपने भी देखा होगा कि इन्होंने एक डेलीगेशन बुलाई, उस डेलीगेशन में एक भी कश्मीरी पंडित नहीं था। उसके बाद में जो अभी इन्होंने डिलिमिटेशन रिपोर्ट सब दी है, हालांकि ये अभी ड्राफ्ट है, अभी फाइनल रिपोर्ट क्या आती है भगवान जाने। डिलिमिटेशन कमीशन को हमने उस टाइम ये पे बोला था कि वो आर नॉट बेगर्स, कि आप हमें कटोरी में डाल के हमें नहीं चाहिए। हालांकि वहाँ पे 50 कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनका एक ही कहना था रिजर्व सीट, रिजर्व सीट, रिजर्व सीट। कुछ नेता ऐसे हैं, मैं डिबेट्स पे भी उनके साथ बैठता हूँ और उनसे बात भी होती है मेरी, और कुछ सवाल मेरे ऐसे भी होते हैं, POJK को लेकर भी वो बात करते हैं कि वो भी हम वापस ले आएंगे अपना, क्योंकि वो हमारा ही है, ये साफ तौर पर उनका कहना है, और हम मानते हैं कि हमारा है, आज उनके पास है, मगर हम लेना चाहते हैं उसको। और केंद्र सरकार साफ तौर पर नरेंद्र मोदी जी इसका दावा करते हैं कि हमने लेके रहना, और 24-25 सीटें तो वहाँ से भी आ जाएंगी। तो अभी रुकना ज़रूरी है या इसके ऊपर टिप्पणी करना ज़रूरी है? PAGD साफ तौर पर अल्टीमेटम दे रही है 31 तारीख तक का, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगी और सड़कों पर आएगी। कैसे देखते हैं PAGD को? देखिए, PAGD कुछ नहीं है, ये चोर चोर मुसेरे बाई हैं सारे, इन्होंने ही आज अगर JNK को बर्बाद करने वाला है। प्रॉब्लम क्या है विनीत जी, हम जम्मू में बैठे हैं, हमारे ऊपर फेयर नहीं है किसी चीज़ का, हम यहाँ पे ओपनली घूमते हैं। मैं आपको इसका उदाहरण देता हूँ। आज PAGD में डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला है, आपको भी पता है, पब्लिक डोमेन में है। फ़ारूक अब्दुल्ला को आज की डेट में वहाँ पे ही इज़ ए रिजेक्टेड पॉलिटिशियन। PDP NC ये ख़त्म हो चुकी है वहाँ पे, क्योंकि लोग जान चुके हैं इन्होंने हमको आज तक बेचा है, लूटा है। जितना करप्शन जम्मू कश्मीर में, मुझे नहीं लगता है पूरे वर्ल्ड में है या इंडिया के किसी पार्ट में है। इन लोगों को एक सिर्फ दर्द जो है वो ये है कि किसी तरीके से आर्टिकल, इनके पास में अब कोई मुद्दा ही नहीं बचा बेसिकली। ये कभी डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे, ये वही रोना रोएंगे। जब 370 हटाया गया तो ये लोग कहाँ थे? आप खुश हैं 370 हटने से? 370 हटा, ये एक सपना था, आई सल्यूट मोदी जी, बट 370 के बाद क्या बदला? बैकडोर से डिलिमिटेड वो क्या बोलते हैं उसको, डोमिसाइल सर्टिफिकेट का कानून आके क्या बदला है? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं जी, 370 के बाद में कहाँ डेवलपमेंट है, कहाँ एम्प्लॉयमेंट है, क्या बदला क्या है? तो जब थी वो तब क्या था? देखो, तब ये था, मैं बताता हूँ आपको, पॉलिटिशियंस ने तो 370 को आज तक ये कह के बेचा है लोकल वहाँ पे पब्लिक में कि 370 हटेगा। आप चाहे फारूक अब्दुल्ला के पीछे आप जाके स्पीच देख लीजिए, या महबूबा ने बोला था कि 370 हटेगा तो हिंदुस्तान का कोई झंडा उठाने वाला नहीं होगा। आज वहाँ झंडा हिंदुस्तान का लहरा रहा है।
क्योंकि इनकी जो है ना, एक इनकी जो सोने की मुर्गी थी वो हाथ से निकल गई। ये अभी वहाँ पे डराने की राजनीति कर रहे थे कि अगर 370 हटा, कश्मीर बीइंग ए मेजॉरिटी मुस्लिम स्टेट विल बी कन्वर्टेड टू लाइक इज़राइल। यहाँ पे बाहर के लोगों को लाया जाएगा, यहाँ की लड़कियों को शादी करेंगे, जैसे पीछे मनोहर लाल खट्टर ने एक स्टेटमेंट दिया था, हम कश्मीर से अब बहुएं लाएंगे। तो ये क्या है कि ये पॉलिटिकल जो ये इनका पीएचडी। अब मैं आपको एक उदाहरण और देता हूँ, आप अभी गूगल कीजिए, आप देख लीजिए कि ये वर्ल्ड में, मैं कहता हूँ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नोट करना चाहिए कि जब फारूक अब्दुल्ला लास्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन में उठे थे, वहाँ पे टोटल 7 पॉइंट समथिंग % की वोटिंग हुई है, जिसमें से 2.3 पे एमपी बना है। आप ये खुद पूछ लीजिए, वहाँ का आदमी इससे ज़्यादा, देखो दो चीज़ है, वो कहते हैं एक तो बुलेट या बैलेट। चलो बुलेट तो वहाँ चल ही रही है, तो बैलेट से बुलेट तो वो चला रहे हैं जो एंटी नेशनल्स हैं, वो चला रहे हैं, उनको पीछे पाकिस्तान से फीडिंग है। लेकिन जो वहाँ का आम नागरिक है वो तो बैलेट से ही बेचारा जवाब दे सकता है ना, कि अगर उसने फारूक अब्दुल्ला को वोट डालने के लिए नहीं निकला, 7% वोटिंग हुई जिसमें 2.3% इसको आ गई है, इससे ज़्यादा फारूक अब्दुल्ला को क्या मैसेज देगी वहाँ की पब्लिक, आप बताइए मेरे को। जी मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, मैं उसको शॉर्ट में आपसे भी जवाब चाहूँगा, क्योंकि समय का तकाजा है, तो समय कम है हमारे पास, इसीलिए मैं एक शॉर्ट में ये पूछना चाहता हूँ कि पहले भी आपसे मैंने पूछा कि 31 साल हो गए कश्मीरी पंडितों को विस्थापित हुए हुए, कश्मीरी पंडित समुदाय ने क्या खोया और क्या पाया? देखिए, कश्मीरी पंडित ने जो कुछ उसके पास था, कश्मीरी पंडितों की तो हिस्ट्री 5000 साल पुरानी है, कोई नई तो है नहीं। कश्मीरी पंडितों ने अपना घर खोया, अपना वतन खोया, अपना कल्चर खोया, अपना मातृभूमि खोई। उसके बाद कश्मीरी पंडितों ने अपने बलबूते पे आज तक अपनी एजुकेशन की वजह से, अपनी शक्ति में, हम लोगों ने बंदूक नहीं उठाया, हमने पत्थर नहीं चलाया, हमने रोड ब्लॉक नहीं किए, या जो भी किसान रैली है पिछले 1.5 साल से 1 साल से सिंधु बॉर्डर बंद था या वो यूपी वाला बॉर्डर बंद था, हम लोगों ने कभी भी ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं की है। कश्मीरी पंडित ने सब कुछ खोया, जो अपनी जन्मभूमि से, अपनी जिसको हम बोलते हैं ना कश्यप ऋषि जिसको कश्मीर बोलते हैं, जहाँ हमारी 7 पीढ़ियाँ रही हैं, जहाँ हमारी 5000 साल की हिस्ट्री है। आज अगर हम लोग इतने 32 साल से चला रहे हैं तो इसका मतलब कि हमारे दिल में कहीं ना कहीं कश्मीर बसता है। अदरवाइज आज की डेट में जो लोग अमेरिका में है वो भी कश्मीर की बात कर रहे हैं, आज जो लंदन में है वो भी कश्मीर की बात कर रहे हैं, आज जो दिल्ली एनसीआर में है या पूरे वर्ल्ड में कश्मीरी पंडित। अगर हमको अपनी मातृभूमि से प्यार नहीं होता, हमारी जड़ों से प्यार नहीं होता, तो हम भूल जाते, क्योंकि आज की डेट में सब लोग वेल सेटल्ड है, आज की डेट में सब अपनी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। पीछे गवर्नर का एक स्टेटमेंट आया था, मेरे पास कहीं ऐसी कम्युनिकेशंस आई हैं, शायद आपने अखबार में पढ़ा होगा, कि पीपल कश्मीरी पंडित्स वांट टू रिटर्न बैक टू देयर रूट्स। हमारे जड़े हैं वहाँ पे। साथ मैं कहता हूँ हमारे जो पूर्वज थे, मैं उनको धन्यवाद करता हूँ, मैं उनको सल्यूट मारता हूँ, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ कि कश्मीर में बोलते हैं ना हमारे पूर्व, मैंने जो अपने एल्डर से सुना है, कशीरी रूद का हगर 11 से हम 1.5 लाख थे, 2 लाख थे, और आज की डेट में क्या हुआ कि पिछले 32 साल में वो 11 से हम 21 नहीं हो पाए वहाँ पे। ये डिफरेंट गवर्नमेंट्स का फेलियर है। तो पाया क्या हमने? पाया कुछ नहीं है जी, पाया कुछ नहीं है, एक्सप्लॉयटेशन। जब भी कभी इंडिया में कोई ऐसी चीज़ होती है तो कश्मीरी पंडित याद आते हैं। आप देखिए पीछे अवार्ड वापसी गैंग खड़ी हो गई, आप जी टीवी पे देख लीजिए, सुधीर चौधरी ने कम से कम 1 हफ्ता प्रोग्राम चलाए, वहाँ भी कश्मीरी पंडित हमारे बैठे हुए, उनको क्या कश्मीरी पंडित समुदाय को डिलिमिटेशन कमीशन की जो अभी रिपोर्ट आई थी, जिसमें 6 सीटें जम्मू संभाग को दी गई हैं और 1 कश्मीर को दी है, मगर फिर भी कहीं ना कहीं जो कश्मीर से कश्मीरी मुस्लिम्स हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि जो भी हो बराबर का हो। अगर 47 अभी भी वहाँ पर हैं और 43 यहाँ पर हैं जम्मू संभाग के लिए, मगर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए सीट रिजर्व की जाएगी? देखिए, मेरा इसमें 2 पहलू है जो मैं बार बार रिपीट कर रहा था, बीच में सॉरी मैं बोल नहीं पाया। इसमें हमने डिलिमिटेशन कमीशन को, मेरे पास अभी मेमोरेंडम की कॉपी है, मैं आपसे शेयर करूंगा, हमने उनको 2 ऑप्शंस दिए थे, ऑप्शंस एज ए कश्मीरी पंडित दिए थे, जो प्रैक्टिकली ग्राउंड पे हमने देखा है। 2 ऑप्शंस ये थे कि या तो हमारे लिए वहाँ पे आप कॉन्स्टिट्यूंसी क्रिएट कीजिए, बाय वे ऑफ सैटेलाइट टाउन्स बनाइए, वी विल इलेक्ट आवर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है ना। तो एक मैंडेटेड कश्मीरी पंडित का होता है। दूसरा, जो हमारे बाकी के प्रतिनिधि गए थे उसमें से सबका यही कहना था कि दे वांटेड रिजर्व सीट्स। अब अगर रिजर्व सीट्स ऑन द पैटर्न ऑफ असम, जिसको हम बोलते हैं असेंबली इन एग्जाइल, तो वो परसों तक मेरे पास में ये रिपोर्टें आ रही थी, अपने समाज में इतनी खुशियाँ, लड्डू बांट रहे थे लोग कि डिलिमिटेशन की रिपोर्ट आने वाली है, आने वाली है, आने वाली है कश्मीरी पंडितों के लिए। दे गॉट अनदर सेटबैक फ्रॉम द सेम गवर्नमेंट, दे गॉट अनदर सेटबैक, जो सेटबैक 2014 के बाद अभी तक चलता आ रहा है कि सैटेलाइट टाउन में बसाएंगे। हम बोल रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए जी,
वी डोंट वांट हमको बीख नहीं चाहिए जी। कम से कम हमारी वहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूंसी क्रिएट कीजिए, हमें वहाँ रिहेबिलिटेट कीजिए, जो आपने 2014 में हमसे वादा किया है। हमारे लिए आज तक लैंड आइडेंटिफाई नहीं हुई है, हमारे वहाँ पे एक जगह मैं तो दूसरा सोल्यूशन देता हूँ। अंकुर शर्मा जी एकजुट जम्मू के हैं, वो लड़ रहे हैं, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि आज सिचुएशन ये आ चुकी है कि ये बाई बाई से लड़ाएंगे। कश्मीरी पंडित को कश्मीरी मुसलमान से लड़ना है, कश्मीरी मुसलमान से डोगरे को लड़ना है, तो इन्होंने डिवीज़न कर दिए हैं जम्मू कश्मीर के। आज की डेट में मेरे लिए तो सबसे बेस्ट मैं सुझाव देता हूँ, मैं कोई मतलब वो कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं तो एज ए ले मैन, एज ए कॉमन मैन देता हूँ, लेट जम्मू बी ए सेपरेट स्टेट, लेट कश्मीर हैव टू पार्टीशंस बाय वे ऑफ कश्मीरी पंडित जिनकी 5000 साल की हिस्ट्री है वहाँ पे। हमें अपनी मातृभूमि दे दीजिए, वहाँ पे हमारे को एक आइडेंटिफाई करके एरिया दे दीजिए, हम अपने रिप्रेजेंट चुनेंगे। लेट जो मुस्लिम मेजॉरिटी है उनको आप वहाँ पे अलग से दे दीजिए, 3 स्टेट में डिवाइड कीजिए। जैसे आपने 2.7 लाख पॉपुलेशन को आपने एक यूटी दे दिया है, आपको वहाँ पे असेंबली बनानी है, बनाइए, दैट इज़ योर डिस्क्रिप्शन। नहीं बनानी है तो तीनों को यूटी बना दीजिए, गवर्नमेंट बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बाई लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये भी ऑप्शन है। आज की डेट में परिस्थिति ये हो चुकी है, जम्मू वाले खड़े हो गए जी कि हमारे को 50 चाहिए थी, हमें 43 मिली है, कश्मीर वालों की 47 हो गई है। वो बोल रहे हैं जी, अब डिबेट चल रहा है कि 2021 का सेंसस भी कंसिडरेशन नहीं किया गया है, जो एक फिटिश है तो फर्जी सेंसस बनाया गया है जिसमें कश्मीर की पॉपुलेशन ज़्यादा दिखाई गई है। अरे भाई सीधी सीधी सवाल है कि जो कश्मीरी पंडित आज 1.5 लाख यहाँ पे माइग्रेट होके गया है, वो कहीं काउंटिंग में है क्या? तो जम्मू की आप डिग्रोथ दिखा रहे हो पॉपुलेशन में और कश्मीर की ग्रोथ दिखा रहे हो, तो गोलमेल तो हर तरह से। तो इनके पास तो कोई कंक्रीट सोल्यूशन ही नहीं है। अब आप इनको बताइए कि ये लोग डंडूरा पीट रहे हैं जी 50+50+, 43 सिर्फ जम्मू में है, क्या ये 43 की 40 सीटें ले जाएंगे? कांग्रेस को सीट नहीं मिलेगी, एनसी को सीट नहीं मिलेगी, पीडीपी को सीट नहीं मिलेगी, इंडिपेंडेंट को सीट नहीं मिलेगी, किसी पार्टी को नहीं मिलेगी। ये किस बिहाफ पे 50+ की बातें कर रहे हैं? ये किस बिहाफ पे कर रहे हैं? मैं बीजेपी जम्मू से ये सवाल कल भी मैंने एक इंटरव्यू में पूछा था कि मुझे ज़रा कन्विंस कर दीजिए एज ए लेमैन, यहाँ के सब लोगों को कन्विंस कर दीजिए, आप ये मुंगेरी लाल के सपने किसको दिखा रहे हो? 50+ आएगी कहाँ से? कश्मीर से तो मैं चैलेंज करता हूँ, मैं कश्मीर में रहा हूँ, मेरे 55 साल की उम्र है, मैं 23 साल का था जब मैं वहाँ से निकला हूँ, मैं कश्मीर की रग रग से वाकिफ़ हूँ, आज भी जाता हूँ वहाँ पे। तो जिनके आप बैंक कर रहे हो, चाहे वो आपका बुखारी है, चाहे आपका सजाद लोन है, उनकी तो ज़मानतें ज़ब्त होनी चाहिए। उनको तो बोलते हैं, आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए, टीवी इंटरव्यूज में देते हैं, उनको बोलते हैं बीजेपी की बी पार्टी है ये लोग। ये क्या चाहते हैं कि वहाँ से वो सीटें निकाल लेंगे? मैं चैलेंज करता हूँ, मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा, मैं घर में बैठ जाऊँगा जिस दिन इन्होंने कश्मीर से एक सीट निकाली। ये इन्होंने 2004 जो पीछे असेंबली इलेक्शंस हुए थे, तब भी मोदी जी गए थे वहाँ पे, उन्होंने बड़ा भाषण किया वहाँ पे, पब्लिक को वहाँ पे बुलाया गया ट्रकों में भर के, क्या हुआ उसके बाद? एक सीट निकाली। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ये जुड़े थे हमारे साथ राकेश हंडू जी, जिन्होंने साफ तौर पर एक मतलब एक ग्राउंड लेवल की बात की और कश्मीरी पंडित्स होने के नाते एक सीधे तौर पर एक बात की कि कहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं और कहाँ हमें कश्मीरी पंडित्स को क्या होना चाहिए, क्योंकि कश्मीर जो है वो कश्मीरी पंडित्स की जड़ें हैं वहाँ पर, और कहीं ना कहीं हमें यानी कि कश्मीरी पंडित्स को वापस अगर भेजा जाए वहाँ पर तो कोई एक प्रॉपर वे हो, जो कि इन्होंने सुझाव भी दिया। और कहीं ना कहीं 2014 में भाजपा ने कश्मीरी पंडितों के साथ वादा किया था, आज तक वो अभी उस वादे का वेट कर रहे हैं, मगर साफ तौर पर इन्होंने यही कहा कि कश्मीरी पंडित 31 साल हो गए विस्थापित हुए कश्मीर से, मगर उन्होंने क्या पाया कुछ नहीं, सिर्फ खोया ही खोया। ये सीधी बात जो हो रही थी राकेश हंडू जी से हो रही थी, और ऐसे ही बड़ी बड़ी शख्सियत को आपके समक्ष कराएंगे समीक्षा न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से। मेरे कैमरामैन बचन कलसी के साथ मुझे विनीत कार्लू को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।